हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर आपका हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक आपने जहां तक पढ़ा है तो एक बार उसकी थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं अभी तक पढ़ लिए हैं। तो आपने सबसे आपका पहला टॉपिक था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपने फ्रेडरिक सोरियो की जो है पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसने वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक जो है नेशन स्टेट का एक ड्रीम जो है अपने सामने रखा था, और जो मोनार्की का है उसको ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है लाना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस पढ़ा था, जिसमें लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए ला पैट्री एंड ली सिटी उनका जो है एक आइडिया जो मेथड अपनाया गया था, और काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म किए गए थे। वहाँ पे न्यू फ्लैग लगाए गए थे। ठीक है, एक नेशनल असेंबली बनाई गई थी। ओके, तो उसके बाद जो है जोकोबिन क्लब बने थे, ये भी आपने देखा होगा। देन आफ्टर दैट जो है डेमोक्रेसी वहाँ पे जो है यूरोप में आ जाती है। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था, तो यूरोप में डेमोक्रेसी आने के बाद फिर से दोबारा जो है मोनार्चिकल सिस्टम आता है बाय द नेपोलियंस आ जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट आने के से क्या है, दोबारा से फिर से वही सिस्टम जो है आ जाता है, और जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो एक फिर से नया दौर शुरू हो जाता है। सो आफ्टर दैट सेकंड टॉपिक जो है ये है 2.3, और ये सब टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में आपने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया ये हमने देखा था, क्योंकि लोग जो है अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। मैंने आपको बताया था हर हिस्से का अलग अलग राजा था, शासक था। ठीक है, तो लोगों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो वहाँ उसमें उनमें जो कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई, उनमें नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आपने लास्ट वीडियो देखी होगी अगर आपने, उसमें हमने अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने द लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा था, जिसमें लिबरल मीन्स फ्री था। ठीक है, और हर स्फीयर में लिबरलिज्म का मीनिंग अलग अलग है। जैसे इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में अगर आपको याद होगा, न्यू सोशल जो मिडिल क्लास थी उसमें जो है लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये हमने जो है सब पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। एक न्यू कंजर्वेटिव्स एक आइडिया, एक स्पिरिट आई, एक आइडियोलॉजी आई। वो क्या आइडियोलॉजी थी? ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। पॉलिटिकल फिलोसफी, एक पॉलिटिकल फिलोसफी होती है दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, जो पुराने ख्यालात होते हैं, पुराने समय से जो चीज़ चली आ रही है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को एंड कस्टम को, पुराने रिवाजों को, या पुराने जो इंस्टीट्यूशन चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। और ये चेंजेस जो है, इसमें चेंजेस तो चाहते हैं बट बहुत ही स्लो प्रोसेस से। ठीक है, न्यू प्रोसेस से बहुत तेज चेंजेस नहीं चाहते, चेंजेस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, बट ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस से। ठीक है, तो ये था आपका कंजर्वेटिज्म समझिएगा, पॉलिटिकल फिलोसफी है जो पुराने ट्रेडिशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है एज कंपेयर टू मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, ये आप समझ लेना। अब यहाँ पे एक और मैंने वर्ड लिखा हुआ कंजर्वेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये तो एक आइडियोलॉजी होगी, एक फिलोसफी होगी। ठीक है, अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? ठीक है, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। जैसे इसका मीनिंग है रूढ़िवाद। ठीक है, अब जो रूढ़िवाद आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो लोग मानते थे, इस उनको बोला गया कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या आए थे, क्यों आए थे, ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे वर्ड लिखा गया है न्यू। ठीक है, न्यू कंजर्वेटिव्स का पढ़ लिया, जो पुराने ट्रेडिशंस को मतलब अहमियत देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। अब न्यू वर्ड क्यों लिखा गया, इसको भी हम देखेंगे आफ्टर 1815। अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जो है आपका 2.3। सो फर्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। नेपोलियन जो है 1815 की वाटरलूम की जो बैटल हुई थी, वॉर हुई थी, उसमें हार गए थे। ठीक है, तो जो भी उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे अपने यूरोप में, ठीक है, या फ्रांस में, अब उन रिफॉर्म्स को हटाकर जो है दूसरे जो है आइडियोलॉजी आई थी वहाँ पे। अब जो आपकी गवर्नमेंट थी, यूरोपियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब यहाँ की जो यूरोप की गवर्नमेंट थी उसमें एक न्यू स्पिरिट आई, एक न्यू आइडियोलॉजी को लेकर आई, वो थी कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज की गई। अब कंजर्वेटिव जो थे, ठीक है, जो इस गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स थे, वो क्या बिलीव करते थे, उनका क्या मानना था? दे बिलीव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहाँ में मैंने लिखा है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस।
ये वर्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उनका विश्वास किसमें था? ट्रेडिशनल, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे। इंस्टीट्यूशंस मीन्स कौन से थे? जैसे मोनार्क थे, ठीक है, द चर्च हो गया, सोशल हायरार्कीज हो गया, ठीक है। चर्च, मोनार्क मतलब जहाँ पे एक शासक का, जैसे राजा रजवाड़ों का राज था, ठीक है, अपने अपने एरिया में, चर्च का राज था, ठीक है, और सोशल हायरार्कीज, और एक सामाजिक जो है पदक्रम बना रहे, मतलब ऊंच नीच छोटे जात का, ठीक है, तो वो जो है अमीर गरीब का पाड़ा बना रहे, तो इस चीज़ के हक में थे ये कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिव्स का मेन मोटिव क्या था? ये कंजर्वेटिव जो है मोनार्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पोज करना चाहते थे, ताकि इनका पूरे यूरोप में जो है कंट्रोल हो सके। सो इनका मेन मोटिव था मेक स्टेट मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ये स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे बाय द मेथड ऑफ, ठीक है, ये जो इन्होंने मोर ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब इन्होंने कुछ जो मेथड्स अपनाए थे स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो मेथड कौन से थे? नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है अ मॉडर्न आर्मी। इनके पास आधुनिक सेना थी, जिसके पास आधुनिक हथियार हो, किसी के साथ भी जंग लड़ी जाए, ठीक है। एफिशिएंट, सेकंड पॉइंट है आपका एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक, ठीक है, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें नॉन इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जैसे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। जो भी सरकार जहाँ इन आपके चर्च के द्वारा या मोनार्की के द्वारा कोई भी पर्सन है उसको वहाँ पे बिठा दिया जाता था और वो अपनी मन मर्जी से जो फैसले करते थे। तो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भी युद्ध लड़ सके या कहीं पे भी जो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर सके। सो ये था कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे ये आपको मैंने यहाँ पे बताया कि कंजर्वेटिज्म क्या था, जो ट्रेडिशनल मेथड्स को इंपॉर्टेंस देते थे, और कंजर्वेटिव्स क्या थे, ये मोनार्च और चर्च और सोशल हायरार्कीज को जो है इनका बिलीफ था, और ये क्या चाहते थे कि स्टेट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए बाय द मोनार्क, ठीक है। अब इन्होंने क्या तरीके बनाए थे? मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक आपकी इकोनॉमी, ठीक है। ये तो था कंजर्वेटिज्म एंड कंजर्वेटिज्म एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, ये इतना पार्ट था। अब उसके बाद जो है इसमें ही सेकंड पैराग्राफ जो आपका एनसीईआरटी बुक में स्टार्ट होता है, तो ये होता है स्टार्ट होता है इन 1815 द यूरोपियन पावर्स के साथ स्टार्ट होता है। अब यूरोपियन पावर्स क्या थी? ये यूरोपियन पावर्स ही थी जिन्होंने जो है नेपोलियंस को 1815 में हराया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ये यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने 1815 में नेपोलियंस को हराया था। अब ये यूरोपियन पावर कौन सी थी? नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 पर्शिया एंड नंबर 4 इज ऑस्ट्रेलिया। ये 4 पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स थी। ये जो है इन्होंने नेपोलियंस को हराया था। अब ये इन्होंने एक मीटिंग की, मीट एट वीना, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वियना, ये एक शहर का नाम है। यहाँ पे इन्होंने मीटिंग की थी वियना, जिसको द कांग्रेस जो है द कांग्रेस बोला गया है, कांग्रेस मतलब सम्मेलन बोला गया, होस्टेड बाय द। अब इसको होस्ट किसने किया था? इस जो पूरा सम्मेलन हुआ था जो ऑर्गेनाइज किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड लिखा है, तो ये वर्ड आपने ध्यान में रखना, ये आपको आगे जाके चैप्टर्स में आएगा। ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने इसको होस्ट किया था, ड्यूक मेटरनिच, ठीक है, इसने होस्ट किया था। अब इनका जो मिलने का मकसद था वियना में, जो यूरोपियन पावर्स थी एट वियना में मिलने का मकसद क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? अनडूइंग चेंजेस, ठीक है, जो चेंजेस, अनडूइंग चेंजेस मीन्स क्या है? इन यूरोप में जो भी चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग द नेपोलियन वार, जब नेपोलियंस के साथ वार हुई थी तो उस समय कुछ चेंजेस आए थे यूरोप में, उन चेंजेस को नाश मतलब खत्म किया जाए और उनकी जगह पे जो ये कंजर्वेटिज्म चाहते थे उसको लागू किया जाए, ठीक है। इनका ये मेन मोटिव था कि अनडूइंग चेंजेस, उन चेंजेस को खत्म किया जाए जो ड्यूरिंग द वॉर आए थे नेपोलियन वॉर के टाइम, ठीक है। तो वो इसको रिस्टोर करने के लिए, मतलब मोनार्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंजर्वेटिव्स ने कौन से मेथड अपनाए? ये तो था कि ये क्या चाहते थे, ठीक है। अब कौन से मेथड अपनाए? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? द बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड। उन्होंने सबसे पहला उनका ये स्टेप था कि जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको खत्म कर दिया गया था नेपोलियंस के द्वारा, ठीक है, तो उसको रिस्टोर किया गया, दोबारा से वहाँ पे जो है लाया गया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे खत्म हो गई थी, तो उसको दोबारा रिस्टोर करके जो भी उसके अधिकार थे, पहले जो उसके पास राइट्स थे उस बर्बन डायनेस्टी को, वो दोबारा से उसको दिए गए। ओके, एंड सेट अप सीरीज ऑफ स्टेट। अब ये फ्रांस था, जैसे मान लो ये फ्रांस है, ओके,
ये मैंने फ्रांस बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लिखा है सेट अप सीरीज ऑफ स्टेट। अब क्या था, फ्रांस फैलने लगा था, फ्रांस फैलने अपनी मतलब टेरिटरीज बढ़ाने लगा था, तो उन्होंने क्या किया, सेट अप सीरीज ऑफ स्टेट। अब इन्होंने क्या किया कि इसके जो है इर्द गिर्द कुछ ऐसे स्टेट्स बना दी, जिससे क्या है जो इसका एक्सपेंशन जो है, इसका विस्तार जो है यूरोप का, सॉरी आपका हाँ फ्रेंच का जो है विस्तार जो है रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर स्टेट ना होती, तो ये स्टेट ना हो तो ये अपना विस्तार जो है अपना दूसरे जो इधर स्टेट होगी, जैसे मान लीजिए जर्मनी है, इटली है, तो इसके ऊपर आक्रमण कर देगा और जो आपका फ्रांस है ये इसको अपने अंडर कर लेगा। ठीक है, तो इसको आक्रमण से बचने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी जो है एक स्टेट्स बना दी। ठीक है, जैसे सेट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट, इसके इर्द गिर्द स्टेट्स बनाती ताकि ये इसका एक्सपेंशन ना हो, ये आपने ज़्यादा विस्तार ना करे। अगर किसी पे हमला करेगा तो बीच में जैसे ये स्टेट आती है तो एक दूसरी स्टेट को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो जो है वॉर जो उसने हमला कर दिया है, तो वहां तक हमारे तक पहुंचने के लिए तो उसको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ सेटअप सीरीज ऑफ स्टेट, जिसमें इन्होंने क्या किया, कुछ अपने जो है इलाके बांट लिए थे, ब्रिटेन ने, प्रशिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे नीदरलैंड को इंक्लूड किया गया, बेल्जियम में उसको नॉर्थ में लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे ग्योना को पिडमोंट में करके उसको जो है पिडमोंट में उसको साउथ में लगा दिया गया। अब क्या है, ऐसे ही ऑस्ट्रिया ने जो है अपने कुछ इलाके ले लिए, पर्शिया ने कुछ अपने इलाके ले लिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने इलाके जो अपने हिसाब से बांट लिए, चारों पावर्स ने, यूरोपियन पावर्स ने, चारों जो इन पावर्स ने अपने अपने इलाके जो है बांट लिए। सो जो एक कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, उन्होंने इसको नहीं हिलाया। सो जो है अब इनका जो मेन मोटिव क्या था, कंजर्वेटिव्स का मेन मोटिव क्या था, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्क इन यूरोप। जो भी मोनार्कल सिस्टम था उसको दोबारा से यूरोप में रिस्टोर किया जाए। जैसे पहले नेपोलियंस आ गए थे, डेमोक्रेसी आ गई थी, उससे पहले जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज थे वो ना आए दोबारा से। इसलिए उनका मेन मोटिव था कि यूरोप में मोनार्क को दोबारा से सेटअप किया जाए, रिस्टोर किया जाए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इम्पोज्ड सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या था, जैसे न्यूज़पेपर थे, मैगजीन्स थी, प्ले थे, सॉन्ग थे, डायलैक्ट्स आते थे, तो उनके ऊपर जो है रोक लगा दी, कंट्रोल कर दी, ताकि जो सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा सके। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था, तो लोगों में वो जो बात थी वो घर तो कर गई थी माइंड में कि कहीं ना कहीं वो जो बात थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की लोगों की दिमाग में तो बैठी हुई थी, पर सरकार ये चाहती थी कोई भी जो है लोग हैं, कोई भी मोनार्क के खिलाफ जो है आवाज ना उठाए। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी उनकी बुक्स प्रिंट होती थी, कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी ना लिख पाए। बट जो लोगों में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की धारणा जो है अभी भी दिमाग में बैठी हुई थी। तो सबसे पहले जो है इन लोगों का जो मेन जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इनका मेन जो डिमांड यही थी कि जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ्रीडम दी जाए, फ्री दिया जाए, कि वो प्रेस अपने हिसाब से जो है गवर्नमेंट की जो असली रूप है उसके बारे में लिख सके। ठीक है, सो उसके बाद जो क्या है, रेवोल्यूशनरीज आए, जिन्होंने जो है इस मोनार्क का जो है कंजर्वेटिज्म का जो अपोज किया। रेवोल्यूशनरीज आए, उस रेवोल्यूशनरीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो होप ये आपको जो कंजर्वेटिज्म और कंजर्वेटिव समझ आया होगा। यूरोपियंस पावर थी 4, ठीक है, ये वियना में मिली थी, इसको ड्यूक मेटरनिच में होस्ट किया था। इनका मेन मोटिव क्या था, अनडूइंग चेंजेस इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। नेपोलियन की वॉर में जो भी चेंजेस हुए थे उनको खत्म करके दोबारा से मोनार्क को सेट करना, जिसमें उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था, सेटअप सीरीज की थी। फ्रांस के इर्द गिर्द उन्होंने स्टेट्स लगा दी थी छोटी छोटी, ताकि उसका विस्तार ना हो सके। और उसके बाद इम्पोज सेंसरशिप लगा दी थी। सो मेन मोटिव यहाँ पे मैंने मार्क किया है, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्क इन यूरोप में मोनार्क को रिस्टोर करना इनका मेन मोटिव था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे द रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।